हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बीए 5th सेमेस्टर मेजर पेपर 8 हिंदी चैप्टर 3। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3। तो पहले हम 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 ऑलरेडी आपका हो चुका है, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक करेंगे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। सारा क्वेश्चन आंसर हो चुका है, प्लस में ऑब्जेक्टिव भी हो चुका है। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर 3, जिसमें आपको कुछ क्वेश्चन आंसर दिया गया है, लॉन्ग शॉर्ट दोनों दिया गया है। तो दोनों हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप सभी को क्लास में अंत तक बने रहना है और वीडियो को लाइक कर देना है और दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सवाल आपसे पूछा गया है, वो भी लॉन्ग में पूछा गया है आपसे, कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक का है। तो इसमें आपको क्या आंसर लिखना है वो भी आप सब देख लीजिए। तो इसमें आपको लिखना है कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का काल सामान्यतः लगभग 1000 ईस्वी से वर्तमान समय तक माना जाता है। इसमें आपको और लिखना है, यह काल अपभ्रंश भाषा के बाद शुरू होता है, जब भाषा अपने आधुनिक स्वरूप में विकसित होने वाली होती है, तब जाके इस भाषा का शुरुआत होता है। तो इस काल में हिंदी, बंगाली, मराठी, गुजराती, पंजाबी आदि भाषाओं का क्रमिक विकास हुआ है, ये आपको याद रखना है। तो इस समय भाषा में क्षेत्रीयता, सरलता और बोलचाल की प्रवृत्ति बढ़ी है। साथ ही साहित्यिक रचनाओं का भी व्यापक विकास हुआ है, जैसे भक्तिकाल और रीतिकाल की रचनाएं। तो आधुनिक काल में इन भाषाओं का मानकीकरण हुआ और व्याकरण, लिपि और साहित्य के क्षेत्र में इनका स्वरूप और अधिक स्पष्ट हुआ। इसीलिए आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का काल भाषा के विकास की दृष्टि के अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आंसर आपको इतना लिखना है। अभी हम देख लेते क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा है कि भारतीय आर्य भाषा कौन सी है। इसमें आपको आपको बताना है कि कौन सा भारतीय भाषा है, आर्य भाषा कौन सी है। तो भारतीय आर्य भाषा यूरोपीय भाषा परिवार की इंडो आर्य शाखा की भाषाएं हैं, जो मुख्यतः भारत और उसके आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। तो इनमें प्राचीन काल में संस्कृत, मध्यकाल में प्राकृत और अपभ्रंश तथा आधुनिक काल का अगर हम बात करें तो हिंदी, उर्दू, बंगाली, मराठी, पंजाबी, गुजराती, असमिया आदि भाषाएं शामिल है। तो ये सब भाषा इसमें शामिल होता है। तो ये भाषाएं एक ही मूल भाषा से विकसित हुई है और इनकी संरचना, शब्दावली तथा व्याकरण में समानताएं पाई जाती है। तो भारतीय आर्य भाषाओं ने भारतीय संस्कृत, साहित्य और समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो आपको ये बता देना है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका कंप्लीट हो चुका है। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है, सौर श्रेणी से निकलने वाली आधुनिक भाषाएं कौन सी है। तो सौर श्रेणी प्राकृतिक मध्यकालीन आर्य भाषाओं की एक महत्वपूर्ण भाषा थी, जिसे कई आधुनिक भाषाओं का विकास हुआ। सौर श्रेणी से मुख्यतः पश्चिमी हिंदी की बोलियां विकसित हुई। इनमें ब्रज भाषा, खड़ी बोली, जो आगे चलकर आधुनिक हिंदी बन चुकी थी, और कन्नौज, बुंदेली आदि प्रमुख है। तो ये सब भाषा इसमें प्रमुख है। आगे लिखना है, इसके अतिरिक्त पंजाबी और राजस्थानी भाषाओं पर भी सौर श्रेणी का प्रभाव देखा जाता है। विशेष रूप से हिंदी भाषा का विकास सौर श्रेणी अपभ्रंश के माध्यम से ही हुआ है। इसीलिए सौर श्रेणी को आधुनिक हिंदी की जननी भी माना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुका है। अभी हम जो भी आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसमें से कोई भी पूछ सकता है, इसीलिए सारा क्वेश्चन का आंसर आपको बस जितना बताएंगे उतना कर लेना है। अच्छा खासा नंबर आप सभी का आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया है कि अपभ्रंश का भाषा के रूप में सबसे पहला प्रयोग कहाँ मिलता है। तो अपभ्रंश का भाषा के रूप में प्रारंभिक प्रयोग मुख्यतः जैन साहित्य में मिलती है। तो कहाँ मिलती है, तो जैन साहित्य में मिलती है। जैन आचार्यों और कवियों ने अपने धार्मिक ग्रंथों और काव्य रचनाओं में अपभ्रंश का व्यापक उपयोग किया। विशेष रूप से जैन कवि
जिनका नाम यहाँ पे आपको लिखा गया है, ये दोनों हैं वो कवि। तो स्वयंभू और पुष्पदंता की रचनाओं में अपभ्रंश का प्रयोग स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इसके अलावा रामायण और जैन रूपांतर जैसी कृतियां भी अपभ्रंश भाषा में लिखी गई है। इससे यह स्पष्ट होता है कि अपभ्रंश भाषा का विकास साहित्यिक भाषा के रूप में जैन परंपराओं में हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया पंजाबी भाषा की लिपि क्या है। तो पंजाबी भाषा की मुख्य लिपि गुरुमुखी है, जिसका विकास सिख गुरु अंगद देव ने किया था। गुरुमुखी लिपि का प्रयोग विशेष रूप से भारत के पंजाबी राज्य में किया जाता है। तो इसके माध्यम से सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की गई है। ये आपको याद रखना है। अब हम आगे और आपको इसमें लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ तक लिखना है, पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में पंजाबी भाषा को लिखने के लिए फारसी आधारित शाहमुखी लिपि का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार पंजाबी भाषा की 2 प्रमुख लिपियां हैं, लेकिन भारत में गुरुमुखी लिपि अधिक प्रचलित है। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर इतना लिखना था। अभी हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो लॉन्ग में क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है कि पंजाबी भाषा का जन्म कब हुआ। इसमें आपको लिखना है पंजाबी भाषा का उद्भव लगभग 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच माना जाता है। तो इसका विकास सौर सेनी अपभ्रंश से हुआ है। प्रारंभ में यह भाषा लोक भाषा के रूप में प्रचलित थी, लेकिन धीरे धीरे इसका साहित्यिक विकास भी हुआ और मध्यकाल में सिख गुरुओं विशेष रूप से गुरु नानक की वाणी में पंजाबी भाषा का व्यापक उपयोग हुआ, जिससे इसका महत्व और बढ़ चुका था और समय के साथ ही यह भाषा एक पूर्ण विकसित आधुनिक भाषा बन गई और आज यह भारत और पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र की प्रमुख भाषा बन चुकी है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर भी आप सभी को इतना ही लिखना था। तो लॉन्ग में आपसे 6 क्वेश्चन ही पूछा गया था चैप्टर नंबर 3 से, और शॉर्ट में अगर हम बोले तो अब शॉर्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। तो शॉर्ट में आपसे पूछा गया है पहला क्वेश्चन, गुजरात में कौन सी भाषा बोली जाती है। तो गुजरात में गुजराती भाषा ही बोला जाता है, ये आपको भी पता होगा। तो गुजरात राज्य में मुख्य रूप से गुजराती भाषा बोली जाती है। यह राज्य की आधिकारिक भाषा भी है और यहाँ के अधिकांश लोग इसी भाषा का दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। तो गुजराती भाषा भारतीय आर्य भाषा परिवार की एक प्रमुख भाषा है, जिसका विकास सौर सेनी अपभ्रंश से हुआ है। इसके अतिरिक्त गुजरात में हिंदी और अंग्रेजी का भी कुछ हद तक प्रयोग किया जाता है, लेकिन गुजराती भाषा वहाँ की संस्कृति, साहित्य और समाज की प्रमुख पहचान है। तो गुजरात में गुजराती भाषा ही प्रचलित है। वहाँ पे हिंदी और अंग्रेजी का भी उपयोग किया जाता है, लेकिन गुजराती वहाँ पे ज़्यादा बोला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो चुका है। अभी हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है गुजराती भाषा की लिपि कौन सी है। तो गुजराती भाषा की अपनी विशिष्ट गुजराती लिपि है, जो देवनागरी लिपि से मिलती जुलती है, लेकिन इसमें शिरोरेखा, ऊपर की लाइन जो होता है उसको हम बोलते हैं शिरोरेखा इसमें नहीं होता है। तो यह लिपि व्यापार और लेखन के लिए बहुत सुविधाजनक मानी जाती है। तो गुजराती साहित्य और प्रशासनिक कार्यों में इसी लिपि का प्रयोग किया जाता है। तो मराठी भाषा की लिपि क्या है। तो मराठी भाषा की मुख्यतः देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। यह वही लिपि है जिसका उपयोग हिंदी और संस्कृत में भी किया जाता है। तो मराठी भाषा में पहले मोड़ी लिपि का भी प्रयोग होता था, विशेषकर प्रशासनिक कार्यों में, लेकिन वर्तमान समय में देवनागरी लिपि का मानक रूप में प्रचलित है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुका है। अभी हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है मराठी भाषा दिवस कब मनाया जाता है। तो मराठी भाषा दिवस हर वर्ष 27 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है। तो 27 फरवरी को मराठी भाषा दिवस मनाया जाता है। तो यह दिन प्रसिद्ध मराठी साहित्यकार विष्णु वमन शिरवाडकर के जन्मदिन के रूप में
मनाया जाता है? तो इस दिन मराठी भाषा और साहित्य के विकास तथा संरक्षण के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। 27 फरवरी और किनके जन्मदिन पे मनाया जाता है उनका नाम भी याद रखना है। अभी हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है, असमिया कौन से राज्य में बोली जाती है? तो असमिया भाषा मुख्य रूप से भारत के असम राज्य में बोली जाती है। तो असम में असमिया भाषा बोला जाता है। तो यह राज्य की आधिकारिक भाषा है और वहाँ के लोग के दैनिक जीवन, शिक्षा और प्रशासनिक में इसका व्यापक उपयोग होता है। तो असम के लोग क्या करते हैं? असमिया भाषा ही बोलते हैं। डेली लाइफ में भी वो असमिया भाषा ही बोलते हैं। तो असमिया भाषा भारतीय आर्य भाषा परिवार की एक महत्वपूर्ण भाषा है। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है, असमिया भाषा की लिपि क्या है? तो इसका लिपि क्या है? तो असमिया भाषा असमिया लिपि में लिखी जाती है। यह लिपि बंगाली लिपि से बहुत मिलती जुलती है, लेकिन इसमें कुछ ध्वन्यात्मक और लिखावट के अंतर पाए जाते हैं। यह लिपि असम के साहित्य और शिक्षा में प्रयोग की जाती है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7, उड़िया भाषा कहाँ बोली जाती है? तो उड़िया भाषा मुख्य रूप से भारत के उड़ीसा राज्य में बोली जाती है। तो यह वहाँ की आधारिक भाषा है और राज्य की संस्कृति, साहित्य और परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो चुका है, यहाँ तक लिखना है। बंगाली भाषा कहाँ बोला जाता है? तो ये बोला जाता है बंगाल में, बंगला में बोला जाता है। तो बंगला भाषा बंगाली लिपि में लिखी जाती है। क्वेश्चन पूछा गया है कि बंगला भाषा की लिपि क्या है? तो बंगला भाषा बंगाली लिपि में लिखी जाती है। यह लिपि भारत के पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में प्रचलित है। तो यह लिपि असमिया लिपि से मिलती जुलती है और इसकी अपनी विशिष्ट ध्वन्यात्मक प्रणाली है। अब पूछा गया है कि सिंधी भाषा का विकास किससे हुआ है? तो ये आपको बताना है कि सिंधी भाषा का विकास संस्कृति और प्राकृत से हुआ है, विशेष रूप से सौर सेनी और अन्य अपभ्रंश रूपों के माध्यम से इसका विकास हुआ है। तो यह भारतीय आर्य भाषा परिवार की एक प्रमुख भाषा है और सीधी भाषा पर फारसी और अरबी भाषाओं का भी प्रभाव पड़ा है, जिसके कारण इसकी शब्दावली में विविधता देखने को मिलती है। तो शॉर्ट में आपसे 9 क्वेश्चन पूछा गया और लॉन्ग में आपसे 6 क्वेश्चन पूछा गया। तो टोटल बोले तो 15 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है चैप्टर 3 में। तो चैप्टर 3 पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप कि आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा हो, एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। आप सभी को एक एक क्वेश्चन का आंसर नोट डाउन करते चलना है, क्योंकि एग्जाम काफ़ी पास है। तो क्लास को आज यहीं पे एंड करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है क्लास को अंत तक अटेंड करने के लिए। तो चलिए हम क्लास को एंड करते हैं। अभी मिलते हैं हम अगले क्लास में चैप्टर 4 का क्वेश्चन आंसर लेकर के, पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरा लेकर आएंगे। तो चलिए आप सभी का धन्यवाद है बहुत बहुत।